हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो किया कैरेंस का पेट्रोल वेरिएंट लेना क्या वर्थ है, आखिर इंजन कैसा है, रिलायबिलिटी कैसी है, फ्यूचर मेंटेनेंस क्या होगा। दरअसल ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फीचर देख के गाड़ी को सेलेक्ट करते हैं। कम लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर के साथ साथ फ्यूचर का मेंटेनेंस भी कंसीडर करते हैं। आने वाले समय में गाड़ी कितना मेंटेनेंस निकालेगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी गाड़ी के इंजन वे पे। तो आज किया कैरेंस पेट्रोल का इंजन वे पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। डीजल में और पेट्रोल में क्या चीजें अलग होती हैं, किसको वो चुनना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आज की ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किया कैरेंस पेट्रोल, ये मॉडल है किया कैरेंस का प्रीमियम ऑप्शनल पेट्रोल। इसका देखते हैं अंदर से, इसमें कुछ चेंज है नहीं, सेम वही है। डीजल और पेट्रोल में आपको अंदर से ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखता है। प्रीमियम ऑप्शनल में आपको ये म्यूजिक सिस्टम भी साथ में मिलता है, एक शार्क फिन एंटीना और ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स, साथ में ये मिरर एडजस्टमेंट, ये दो तीन चीज़ें मिलती हैं जो कि प्रीमियम में नहीं मिलती। प्रीमियम अब नहीं आता, जो मेरे पास मॉडल है वो प्रीमियम है। बाकी गियर लीवर वगैरह वो सब देखोगे आपको बस सब सेम ही दिखेगा। 6 स्पीड में ये भी मिलेगा और डीजल का भी 6 स्पीड में ही मिलेगा। चलो इंजन भी खोलते हैं इसका। ये लो जी, पेट्रोल इंजन। यहाँ पे आपको कट हल्का सा बना हुआ है लेकिन फील नहीं होता खोलने वाला। यहाँ से खुलता है इंजन पे। बोनट इसका अच्छा खासा सॉलिड है, ये बात तो है। बोनट उठाते हैं तो वेट फील होता है कि हाँ भैया वेट है गाड़ी में। अब देखो सेम ये इंजन में दिख रहा है आपको पेट्रोल का। ये है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन किया कैरेंस का। आप इसमें देखो आपको खुली खुली जगह दिख रही होगी काफ़ी, क्योंकि इसमें टर्बो नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। अब इसके मुकाबले आप सेम यहाँ देखो, आपको ये इंजन पूरा भरा भरा दिख रहा होगा, ये डीजल इंजन है। चलो पहले पेट्रोल की बात करते हैं। देखो आपको ये 4 लाइन दिख रहे हैं, 4 सिलेंडर है इस गाड़ी के अंदर। 1 2 3 4 सिलेंडर, मल्टी इंजेक्शन पॉइंट। एक ही सिलेंडर के अंदर 2 इंजेक्टर दिख रहे हैं आपको। इससे गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है। जब से ये टेक्नोलॉजी आई है मल्टी इंजेक्शन पॉइंट वाली, तब से हर गाड़ी का माइलेज बढ़ गया है। इससे पहले गाड़ियों का माइलेज बहुत कम हुआ करते थे। ये क्या होता है, लो में जब आपकी गाड़ी आइडल में खड़ी है, बहुत कम फ्यूल की ज़रूरत है, तो बहुत ही हल्का फ्यूल का स्प्रे देते हैं। बाकी जब हाई की ज़रूरत होती है तो दूसरा इंजेक्टर वहाँ से देता है। ये आप देख रहे हो, ये इंजन है इसका 4 सिलेंडर का। ऑल्टरनेटर लगा हुआ है ठीक ऊपर की तरफ। ये इधर वी बेल्ट दिख रही है, चेंज करना भी इसको ईजी है। इसके चेंज करने के लिए देखो इतनी जगह है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस को इफेक्ट करती हैं, और अभी के मेंटेनेंस को नहीं, फ्यूचर के मेंटेनेंस को। अभी साल 2 साल तो आप एजेंसी में ही काम कराओगे, दिखाओगे, वो लोग बताएंगे भी नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया। असल चीज़ आपको पता चलेगी जब आप खुद मेंटेनेंस कराने के लिए बाहर जाओगे। मैं तब की बात कर रहा हूँ। या फिर कभी ऐसा हो कि रास्ते में कुछ ब्रेकडाउन हो गया और आपको ज़रूरत पड़ रही है काम कराने की, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये देखो बैटरी यहाँ लगी, और बैटरी के ठीक साथ में ECU उसी लोकेशन पे, सेम डीजल इंजन वाली लोकेशन पे, जितना टॉप हो सकता है। फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ मैनुअल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक थोड़े से ज़्यादा हैं। किया है तो भाई साहब फीचर के लिए है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फीचर बहुत देते हैं लोग। मैं तो ये समझता हूँ गाड़ी में जितनी चीज़ें मैनुअल रहती हैं उतने ज़्यादा गाड़ी सिंपल रहती है, उतना उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जितना इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चलते चले जाते हैं गाड़ी में खर्चा बढ़ता चला जाता है। लेकिन हाँ, उस इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाने के अपने एक अलग फ़ायदे भी हैं। आपको एक्सपीरियंस अलग दिलाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फील अलग दिलाती हैं। गाड़ी चलाने का ये मज़ा बदल जाता है। अभी ये कूलिंग सिस्टम, ये देख रहे हो आप, कूलिंग सिस्टम भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। पहले मैनुअल थर्मोस्टेट वाल्व सभी गाड़ियों में होता था, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये डिवाइड करता है कहाँ पे कितनी कूलिंग चाहिए, किस हिस्से को क्या करना है। कूलेंट को फ्लो करने के लिए अब वो कंट्रोल करता है। 4 सिलेंडर का इंजन है, और ABS मॉड्यूल जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपका काम करता है वो इसकी वजह से करता है। इसकी लोकेशन यहाँ है पीछे की तरफ। बहुत कम इसको खोलना पड़ता है, किसी भी सर्विस में रिकमेंडेशन नहीं होता है कि इसको खोला जाए या इसको चेक किया जाए। इसकी ज़रूरत पड़ती है सिर्फ तब जबकि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तब। तो इसको पीछे की तरफ रखा है, बिल्कुल सही लोकेशन है। यहाँ पे भी होता तो चल जाता। ब्रेक मास्टर सिलेंडर की लोकेशन सेम वही है जो हर एक गाड़ी में आपको कॉमन मिलती है। जहाँ पे आपका ब्रेक पेडल होगा उससे ठीक पीछे, ये आपको हर गाड़ी में कॉमन मिलेगा, कहीं अलग अलग नहीं मिलेगा। क्लच सिलेंडर भी यहीं मिलेगा, सही जगह है। इनकी लोकेशन कोई चेंज कर भी नहीं सकते। ये देखो यहाँ लगा हुआ है क्लच सिलेंडर। इसके अंदर हाइड्रोलिक क्लच है। जिन गाड़ियों में मैनुअल क्लच होते हैं आप देखोगे वायर से क्लच ऑपरेट होता है, इसमें हाइड्रोलिक क्लच है। तो आपको पाइप और सिलेंडर दिखता है। एक सिलेंडर ये ऊपर की तरफ है, एक सिलेंडर नीचे गियरबॉक्स की तरफ लगा होगा। ये नीचे गियरबॉक्स दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, इसमें वहाँ लगा होगा। ये हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। पेट्रोल इंजन के हिसाब से अच्छा खासा बड़ा इंजन है इसका। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। माइलेज भी ठीक ठाक निकाल के दे देता है। इसकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कैसी ड्राइविंग करते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 22+ माइलेज निकाल लेते हैं इसी पेट्रोल इंजन से, और ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं कि साहब मैं 13 और 14 से ऊपर नहीं जा पाता।
इसमें ड्राइविंग पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितना निकाल सकते हो उतना इस गाड़ी से निकाल सकते हो। पेट्रोल इंजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार ये बिल्कुल ही माइलेज नहीं देगी। हाँ, ये डीजल जो इंजन है ये तो माइलेज देगा ही देगा, आप इसको ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से चला दोगे तो ये भी माइलेज दे जाता है बहुत अच्छा। बाकी ये देखो इसका लगा हुआ है एसी कंप्रेसर नीचे की तरफ, यहाँ दिख रहा होगा, बैट, ऑल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। और ये जो अल्टरनेटर है ना मैनुअल वाला, इसको रिपेयर करना आसान होता है, इसको चेंज करना भी आसान होता है। कभी रास्ते में कुछ ब्रेकडाउन हुआ, लाइट नहीं आ रही है तो आप चेक भी कर सकते हो। हाइब्रिड वाले जो आजकल सिस्टम आ रहे हैं उनमें बड़ी दिक्कतें हैं। गाड़ी कहने को तो पेट्रोल के साथ हाइब्रिड है, आपने ले ली, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि यार इसके साथ जो दिक्कतें हैं वो क्या हैं। उस अल्टरनेटर का प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा होगा, और जब आप उसको रिपेयर कराने जाओगे तो जल्दी आसपास कोई मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो वो इतने पैसे मांगेगा जितने का नया आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता है, बस ज़रूरत होती है हमें समझने की, हमें ज़रूरत क्या है और उस हाइब्रिड से आप कितने पैसे का फ्यूल बचा लेते हो। कुछ हाइब्रिड है सिर्फ नाम के हाइब्रिड, जैसे कि स्मार्ट हाइब्रिड भी है मारुति का जो नाम का हाइब्रिड है, उसमें आप कितना % फ्यूल बचाते हो? मेरे ख्याल से 0.111% ऐसा जोड़ोगे तब जाके कहीं 10 साल में कुछ पैसे होंगे उस लायक जो इस प्राइस को आपको बराबर कर सके। लेकिन वहीं पे ये मैनुअल टाइप की चीज़ें ये आपको फ़ायदा देती हैं, ये कभी भी आपको देखो चेक करना हो, काम करवाना हो, कहीं भी करवा सकते हो। और कई सारे पार्ट्स इसके भी कॉमन मिल जाते हैं, इनके बेरिंग हो गया, ऑल्टरनेटर का पुली हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये मिल जाती हैं आपको, वैसे भी अगर ब्रांड का नहीं भी लेते हो तब भी मिल जाती हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वाली चीज़ें होंगी, जो अलग टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होंगी, वो फिर आपको वही OEM ब्रांड ही प्रोवाइड कराएगा, तभी मिलेगा आपको। बाकी इनटेक मैनिफोल्ड देखो अच्छा खासा लेंथ दे के दिया। इनटेक मैनिफोल्ड से हवा अंदर जाती है, जितनी अच्छी हवा आ जाती है अंदर उतना अच्छा कंबशन होता है, गाड़ी का माइलेज उतना बढ़िया निकलता है, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। यहाँ से एयर इनटेक होती है और एयर फिल्टर आप देखो ईजी टू ओपन है ये, और ये होना भी चाहिए, इसको आप यहाँ से खोल सकते हो। हुंडई और किया की गाड़ियों में, मारुति की भी गाड़ियों में आपको ये ऐसा ही मिलेगा। एयर फिल्टर तो ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी आराम से खुद ही खोल के और साफ़ करता है। कोई भी लॉन्ग ट्रिप पे जाना होता है तो अक्सर लोग उसको निकाल के कम से कम झाड़ के और तब निकलते हैं। गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है, गाड़ी पर लोड भी कम पड़ता है, माइलेज भी अच्छा मिलता है, और एक दिमाग में भी टेंशन फ्री रहते हो कि भैया गाड़ी खुल के चल रही है। लेकिन इस खुल के चलने के लिए ज़रूरी होता है कि फ़िल्टर भी कम से कम आपके हाथ से खुल जाए। हर किसी के पास वो सारे स्पेशल टूल तो होंगे नहीं खोलने के लिए। बाकी डीजल में आपने देखा था कि कूलेंट की बोतल यहाँ होती है, पेट्रोल में आप देखोगे कि कूलेंट वाली बोतल यहाँ पे लगी हुई है, ये देखो यहाँ से आपको दिखता है, सेम जैसे हुंडई क्रेटा में आपको यहाँ पे दिख रहा होता है। रेडिएटर लोकेशन वही है, कंडेंसर ये सामने से आपको दिख रहा होगा, साथ में इंटरकूलर आपको यहाँ नहीं दिखेगा। पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, आपको इंटरकूलर नहीं दिखता, इंटरकूलर यहाँ पे नहीं है। इस वाली गाड़ी में देखो ये डीजल है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो ये इस तरफ लगा हुआ है, ये इंटरकूलर है, इस साइड में इंटरकूलर, और ये लगा हुआ है रेडिएटर। अब इसमें इंटरकूलर भी लग जाता अगर इस गाड़ी में टर्बो लगा हुआ होता तो। टर्बो चार्जर जिस गाड़ी में होता है उसमें ये इंटरकूलर भी लगा होता है। देखो गाड़ी में जैसे ही फीचर्स और पार्ट्स बढ़ते जाते हैं उनकी कॉस्ट तो गाड़ी की बढ़ती है, साथ में आगे चल के मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती है। हर एक पार्ट्स का अपना एक मेंटेनेंस होता है, एक ना एक दिन वो आएगा ही। तो ये आप समझ के गाड़ी को डिसाइड करो। जब आप गाड़ी ले रहे हो, जितने ज़्यादा फीचर चुन रहे हो उतने ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए भी तैयार रहो। इसके अलावा पेट्रोल इंजन में ऐसा कुछ नहीं है मुझे बताने लायक। ओवरऑल इंजन सेटअप बहुत बढ़िया है, बड़ा इंजन है, पेट्रोल इंजन होते हुए भी एक बड़ा इंजन है, 1.5 लीटर में है, बड़ा इंजन है, अच्छे से इसको मेंटेन किया है। इंजन में स्पेस भी ठीक ठाक ही है, जितना होना चाहिए, जितना काम भी हो जाए और केबिन भी डिस्टर्ब ना हो। चलो जी बंद कर देते हैं बोनट। तो जी बस आज का वीडियो यहीं तक था। कोई और भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।